इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर 3 है ये हमारा टेक्निकल एसईओ के ऊपर है। इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम टेक्निकल एसईओ को अंडरस्टैंड करेंगे, परफॉर्म करेंगे एसईओ ऑडिट्स को। ये टेक्निकल ऑडिट्स होंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इश्यूज कौन-कौन से होते हैं और वेबसाइट की हम हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एसईओ है क्या? बेसिकली इट्स एन ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकल एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने का जो प्रोसेस है, इसको हम टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। टेक्निकल एलिमेंट्स अब कौन-कौन से हैं? जिसमें वेबसाइट के अंदर डिफरेंट ऐसी चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है? वेबसाइट के डिज़ाइन में आ जाती हैं चीज़ें मल्टीपल, वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे होता क्या है, सर्च इंजन की क्रॉलिंग एबिलिटी, क्रॉल करना, बोट्स का आपकी वेबसाइट को स्कैन करना, इंडेक्स करना, आपकी वेबसाइट को डेटाबेस में सेव करने के बाद जहाँ पे कीवर्ड रेलेवेंसी मैच हो रही है वहाँ पे आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करना और रैंक करना, बेहतर पेजेस में रैंकिंग की तरफ लेके जाना। ये 3 काम एक्टिवली हो रहे होते हैं टेक्निकल एसईओ के साथ। तो एसईओ की चेकलिस्ट क्या-क्या है? टेक्निकल एसईओ को हम किन पॉइंट्स के ऊपर चेक कर सकते हैं? सबसे पहले आता है क्रॉलेबिलिटी। आज मैंने कोशिश की है पॉइंट्स के आगे ना थोड़ी-सी इसकी तो 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन भी ऐड करूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि सर्च इंजन के बोर्ड्स जो हैं वो ईज़िली एक्सेस कर सकें, ठीक है? और हमारी वेबसाइट से गो थ्रू हो सकें, नेविगेट कर सकें एफिशिएंटली। सर्च इंजन के जो बोर्ड्स हैं, अब ये 2 क्रॉलेबिलिटी में क्या आएगा, एक तो हमारा कंटेंट सर्च इंजन को मिल जाए और दूसरा वो उसको थोरोली स्कैन कर सके, नेविगेट कर सके, उसे पता चल सके कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से ये चीज़ें बन सकती हैं। सेकंड नंबर पे आता है इंडेक्सेबिलिटी। इंडेक्स होने के काबिल भी आपका पेज है या नहीं? इंश्योर करना है कि इम्पोर्टेंट पेजेज़ ये गूगल में इंडेक्स हों और अपीयर करें सर्च रिजल्ट्स के अंदर। इंडेक्सिंग वही है कि जब आपका क्रॉल हो गया, पोस्ट को पता चल गया आपकी वेबसाइट क्या है इंडेक्सिंग में, और आपका डाटा जो है वो अपने डेटाबेस में सर्च इंजन स्टोर करता है और जब रेलेवेंट सर्चेज़ की जाती हैं, तो वहाँ पे अपीयर करता है आपके वेब पेजेज़ को, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। और जब आपका वेब पेज गूगल के या डिफरेंट पेजेज़ के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमारा इंडेक्सेबिलिटी और हमारा वेब पेज जो है वो इंडेक्स हो गया, मीन ये किसी न किसी सर्च रिजल्ट्स में डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। ये हमें कैसे पता चलता है? मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल इसकी बताता हूँ सर्च कंसोल के थ्रू। सर्च कंसोल ये वही वेबमास्टर टूल है जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। अच्छा, जब भी यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे एडजस्ट होता है, क्या-क्या होता है, ये हम आज जानेंगे। देखें, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इंप्रेशन, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ओवरव्यू में परफॉर्मेंस में जाएँगे, हमें ये शीट मिल जाएगी लास्ट 24 आवर्स की रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं, इसमें 19 इंप्रेशंस हैं। जब आपकी वेबसाइट के ये इंप्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशन बोलते हैं डिस्प्ले व्यूज़ इन स्पेसिफिक डिस्प्ले मीडियम। अगर सर्च इंजन में हम एसईओ कर रहे हैं तो ये व्यूज़ जो हैं वो सर्च इंजन के होंगे, ठीक है? अगर हम ऐड चला रहे हैं तो ऐड का जो डिस्प्ले मीडियम होगा, ऐड के इंप्रेशन उनको बोला जाएगा। जो ऐड के व्यूज़ आएँगे उस स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, उसे ऐड इम्प्रेशंस बोला जाएगा। तो ये डिफरेंट क्यूरीज़ हैं, ये हमारे डिफरेंट पेजेज़ को डिस्प्ले करता है, किस पेज के ऊपर कितने क्लिक हुए हैं, क्या इम्प्रेशन है, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट क्या है, ये भी लास्ट 24 आवर्स का हम देखते हैं, ठीक है? तो जब आपकी वेब के क्यूरीज़ डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? या आपके इंप्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेबसाइट का पेज है वो इंडेक्स हो चुका है, ठीक है? अब ये टेक्निकली हमें यहाँ से पता चल जाता है सर्च कंसोल से, जो वेबमास्टर टूल है। मज़ीद अगर हमने देखना है तो हमें क्वाड में 10वें पेज के ऊपर ना सर्च करके सेम कीवर्ड्स को, जो कीवर्ड्स इसने यहाँ पे हाइलाइट किए होते हैं, इन कीवर्ड्स को हम सर्च करके गूगल के अंदर, तो फिर हम चेक कर सकते हैं कि किस पेज पे हमारी वेबसाइट का लिंक वगैरह आ रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है? और एस स्टैंड फॉर सिक्योर। ये क्या होता है कि सिक्योर वेबसाइट विद एन्क्रिप्शन। जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेते हैं,
है? तो वो हमारी वेबसाइट के साथ इस तरह से मैं एक साइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। वो जी हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस वेबसाइट में यहाँ पे ना ये जब हम वेबसाइट यूआरएल के अंदर ये हम फेविकॉन पे क्लिक करते हैं, ये जो 2 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा सिक्योर लिखा आ रहा है। ये कनेक्शन सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट का प्रोटोकॉल है डेटाबेस के साथ, वो हमारा सिक्योर है। ये एस का वर्ड आ रहा है इसमें। ये एस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज़ किया हुआ था। नॉर्मली जो आप होस्टिंग परचेज़ करते हो वेबसाइट बनाने के लिए, तो ये उसके अंदर सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है? उससे ही ये अप्लाई हो जाता है। ये ऑटो अप्लाई हो जाता है, इसमें सिर्फ़ फ़ोर्स करने की ज़रूरत होती है। वो कैसे करेंगे मज़ीद हम देखते हैं। इसमें क्या होता है सिक्योर योर वेबसाइट विद एन्क्रिप्शन, मतलब आप उसमें सर्टिफ़िकेट साथ ले लें, उससे क्या होगा ये यूज़र का ट्रस्ट बढ़ाता है कि उसका डाटा सेफ़ है, ठीक है? और सर्च इंजन में रैंकिंग आपकी मज़ीद बेहतर होती है एचटीटीपीएस के साथ। उसके बाद डिज़ाइन आपका मोबाइल फ्रेंडली हो, अगर मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है, तो यूज़र को मिलेगा सीमलेस एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल मोबाइल डिवाइसेज़, मोबाइल के ऊपर, टैब के ऊपर, पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। उससे जब मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपकी साइट होगी तो अ, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएँगे। उसके बाद कोर वेब वाइटल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ये थोड़े से टेक्निकली डिफ़िकल्टी भी आती है। बहुत सारे वेब डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिनसे ये चीज़ें कवर नहीं हो पाती, ठीक है? तो इसे हम कवर करना सीखेंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे। मेजर पेज स्पीड, पेज की स्पीड को मेजर किया जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस को मेंशन किया जाता है। विजुअल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस के हमारा जो डिज़ाइन है वो कदरे बेहतर किस तरह से हो सकता है, इन चीज़ों को मेक श्योर करना, ये कोर वेब वाइटल्स हैं। ये टोटल 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फ़ॉलो करके, ठीक है, हम टेक्निकल एसईओ परफ़ॉर्म कर सकते हैं। टेक्निकल एसईओ क्यों करनी है? ताकि हमारी सर्च इंजन हमारी साइट पर क्रॉल कर सके, इंडेक्स करे और रैंक करे। आगे आ जाता है क्रॉलेबिलिटी कैसे पॉसिबल है, ठीक है? किसी भी वेबसाइट में जो चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है कि वेबसाइट को हम क्रॉलिंग के लिए सबमिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? robot.txt फाइल, ठीक है? ये फाइल आपने होस्टिंग में रखनी होती है। इस फाइल के लिए इसे एज़ इट इज़ कॉपी करें, चैट जीपीटी पे चले जाएँ या किसी भी टूल के ऊपर आप इसे ओपन कर लें। सपोज़ मैं चैट जीपीटी पे ओपन करता हूँ, इसे बोलता हूँ क्रिएट robot.txt फाइल फॉर माय वेबसाइट, ठीक है? दिस इज़ द लिंक। मैं उसे लिंक मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? अपनी वेबसाइट का कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके लिए मुझे फाइल बना के दो। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस एसईओ कोर्स है, इसके अंदर हमने क्या करना है, चीज़ों को बेहतर करके मामलात को बेहतर करना है, ठीक है? और ये अब उसने सारी फ़ाइल हमें क्रिएट करके दे दी है, अब उसे हमने क्या करना है, गिव मी ये उसने ना सारा वो रूट डिज़ाइन करके दे दिया है, ठीक है? अब होगा क्या, हम उसे बोलेंगे गिव मी डाउनलोडेबल फ़ाइल, डाउनलोडेबल फ़ाइल। डाउनलोडेबल फ़ाइल जब हमें मिल जाएगी, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट इससे फ़ाइल ले लो या फिर इस सारे कोड को आप कॉपी करके खुद से भी हम क्रिएट कर सकते हैं फ़ाइल। लेकिन बेहतर है कि काम से करवाना है सारा कुछ उसी से कर। ये डाउनलोडेबल फ़ाइल आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या हमें, इफ योर वेबसाइट यूजेस रैंक मैप या फिर योस्ट एसईओ, ये दोनों प्लगइन्स हैं एसईओ के। जब वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती है तो उसमें बनते हैं। आई कैन आल्सो वेरीफाई विद द साइट मैप, ये चीज़ें तो करेक्ट यूआरएल कौन-सी है वो भी कह रहा है, मैं बता सकता हूँ। ये फ़ाइल आपके पास आ जाएगी, इसमें यही वाला कोड मेंशन है, ये जो ऊपर इसने हमें टाइप करके दी है, ठीक है? अलाउ और डिसअलाउ वाला, ठीक है? तो इस तरह से ये फ़ाइल हमने क्या करना होता है, हमारी जो होस्टिंग अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको होस्टिंग अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ अपना। जो भी हमारे पास होस्टिंग अकाउंट होता है अपनी वेबसाइट का, आप उसके जो फाइल मैनेजर है उसमें जाके या फिर आप अपनी फाइल का वेबसाइट का WP डैश एडमिन खोल लें, ठीक है? और यहाँ पे एक ना फाइल मैनेजर का प्लगइन होता है, वो इसमें इंस्टॉल किया जाता है,
यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है उसका डैशबोर्ड इस तरह से होता है। प्लगइन्स में जाके यहाँ पे फाइल मैनेजर का प्लगइन ऐड किया जा सकता है। ये भी कुछ डेटाबेस का एरर दे रहा है, इसे भी हम इसी एरर को भी हम आगे बढ़ेंगे। फाइल मैनेजर जब तक ये सर्च करता है मज़ीद थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं, फाइल मैनेजर हो जाता है, फिर उसके साथ हम ये चीज़ें फाइनलाइज़ करें। और इसके साथ जो है ना वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जितने भी काम हैं वो टूल्स के साथ वो टूल्स को हम यहाँ पे प्लगइन्स बोलते हैं। इसमें एक सेक्शन होता है प्लगइन्स ऐड करने का और इन प्लगइन्स की बेस के ऊपर ही सारी एसईओ हो रही होती है, ठीक है? एसईओ के 2 मेजर प्लगइन्स हैं, एक वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस के ही दोनों हैं, इसमें एक रैंक मैथ है, ठीक है? और एक योस्ट एसईओ। इस वक़्त हम योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट फेल हो गई उसकी वजह से। अब सेटिंग्स में जाना है हमने, वो डेटाबेस बार-बार एरर दे इसको चेक कर लेते हैं ना बाद में। पहले ज़रा रिफ्रेश करके हम वर्किंग की तरफ आते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं आपके पास कोई वेबसाइट है पहले से? इस टाइम तो नहीं है, लेकिन पहले थी। उनकी होस्टिंग वगैरह एक्सपायर हो गई है। वर्डप्रेस की साइट थी। जी। कोई इस इंटरफ़ेस से आइडिया है आपको? इंटरफ़ेस किस तरह से ऑलरेडी आइडिया है मुझे। इसमें आइडिया है। आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है? प्लगइन इंस्टॉल करके सिंपल प्लगइन की जो है ना वो इंटीग्रेशन जब हो जाएगी, वो कुछ स्टेप्स हमें मेंशन कर रहा होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कर लें, वो सारी चीज़ें अपने मुताबिक एडजस्ट करके हमें दे देता है। तो अभी इसमें भी ना एक होस्टिंग का एरर दे रहा है सर्वर के रेलेवेंट ना, तो सर्वर एक्सेस करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। होस्टिंग को ना थोड़ी अपग्रेड होने की ज़रूरत है, चेक करने के बाद में। ये देखें, जब हम किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके आगे ना हमें ये कुछ फीचर्स दे रहा होता है। लेफ्ट साइड पे इसकी सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग को हमने अडॉप्ट करना होता है। स्कीमा एग्रीगेशन ये हमें ऑन करना है, स्कीमा होना चाहिए, एसईओ एनालिसिस करके दे, रीडेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, सारे एनालिसिस हमने ऑन कर देने हैं। ये वो चीज़ है साइट मैप की, जो अभी हम यहाँ पे आगे रीड करने लगे। साइट मैप सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। ये साइट मैप जो होता है ना ये वेबसाइट का जो सारा स्ट्रक्चर है वो उसे जल्दी से डिस्कवर करने में, फास्टर डिस्कवरी और इंडेक्सिंग करने में हेल्प करता है। तो इसमें ये साइट मैप जब हमने यहाँ पे ऑन किया होगा ये हमें साइट मैप दे देगा। तो ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप होता है। फिर रिफ्रेश भी कर लेते हैं। इस तरह से साइट मैप नज़र आता है। इस साइट मैप के अंदर आपकी वेब के पेजेस, आपके एलिमेंट्स, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। किसी भी वेबसाइट के बारे में जानना है, तो आपको उसके साइट मैप से पता चल जाएगा इसके कितने पेजेस हैं, क्या। अब हम कस्टमर की साइट को भी देखते हैं। कल हमने ये साइट ओपन की थी flyingtext.net वाली थी। आज हम इसका साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये क्यों किया स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये आपने लिख के टाइप करना है। जब आप ये सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट वेबसाइट का साइट मैप आपके सामने आ जाएगा। इस पेज को आपने ओपन कर लेना। इसमें ये कह रहा है कि फाइल के अंदर एक साइट मैप मौजूद है, ठीक है। अब इस बंदे ने टोटल जो है ना वो वेबसाइट के 3 पेजेस बनाए हुए हैं। एक अबाउट वाला पेज है, एक कॉन्टैक्ट वाला पेज है और एक होम पेज है, ठीक है। इस वेबसाइट के टोटल बने ही 3 पेजेस हुए हैं, सही है। और ये वाला भी जो वर्ड है ये हमें मेन पेज की तरफ शिफ्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट वाले पे भी मेन पेज पे शिफ्ट कर रहा है। मीन इसने सिर्फ एक ही पेज बनाया, वो एक ही पेज के साथ रैंकिंग ले गए। उसको बैकलिंक्स लगा के उसको मज़ीद बेहतर करके बैकलिंक्स कैसे चेक करने हैं, बैकलिंक चेकर टूल के साथ आप चीज़ें वेरीफ़ाई कर सकते हो। तो ये साइट मैप जो हम एसईओ के प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ ये ऑटो बन जाते हैं। रोबोट टीएक्सटी की फाइल भी ऑटो बना देता है। मैंने सिर्फ़ आपको बनाना इसलिए सिखाई है ताकि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें
कस्टम हमें बनाना पड़ता है। बाज़-औक़ात वो वर्डप्रेस पे नहीं बनी तो फिर आप क्या करोगे? उस केस में आप चैट जीपीटी से बनवा रहोगे। या फिर आप जो है वो एक एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल है, साइट मैप जनरेटर टूल। यहाँ से आप इसे ओपन कर लोगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दोगे और ये आपको साइट मैप बना के दे देगा। ये इसी तरह से सबमिट करना है, जनरेट साइट मैप पे क्लिक कर देना है। हमने आपकी वेबसाइट का सारा ये बना के व्यू साइट मैप डिटेल ने बना दी है, ठीक है। इसमें कोई कोड एरर दे रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो बंदा है इसी की साइट का यहाँ पर एक और साइट हम देख रहे थे फ्लाइंग चैटल, ठीक है। उसका हम साइड मैप बना के चेक कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह से बनी है। ये अब थोड़ी देर में डिस्कवर करेगा पेजेज़, सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देगा और ये फ़ाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। और ये ट्राई करनी अपनी वेबसाइट का बनाना है जिसकी होस्टिंग एक्सेस आपके पास हो, उसकी रूट डायरेक्टरी जो पब्लिक एचटीएमएल वाली होती है, ठीक है? तो उसके अंदर जाके ये फ़ाइल्स दोनों अपलोड अपलोड कर देनी। एक ये साइट मैप वाली और एक दूसरी वाली। ये डाउनलोड योर साइट मैप वाला ऑप्शन आ गया। ये फ़ाइल का साइट मैप डाउनलोड हो गया, फिर हम ओपन कर लेते हैं इसी पे ही। तो ये इसने सारी डिटेल्स बना के दे दी हैं इस तरह से कि इसके कितने पेजेस थे, क्या सारी चीज़ें हैं, आपने सारा कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ब्लॉग पेज है, फ्लाइंग चक्की में, ये सारी चीज़ें उसने हाईलाइट करके हमें दे दी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें साइड मैप भी हमें बनाना आ गया, हमें रोबोट टीएक्सटी की फाइल भी बनानी आ गई। ये 2 चीज़ें हेल्प करती हैं क्रॉल करने में। जब आपका डाटा साइट मैप में सबमिट होता है, इस तरह से आपको सारा कुछ पता चल जाता है। अब सपोज़ करते हैं कि ये किसी कस्टमर की ही साइट है, मैं इसे सर्च कंसोल में कैसे ऐड करूँ? गूगल में सर्च करें वेबमास्टर टूल, ठीक है? और किसी यहाँ पे कर लेते हैं वेबमास्टर टूल, ये सर्च कर लिया, ये गूगल का सर्च कंसोल आ गया। इसी तरह से आपने स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद ये आपसे ईमेल माँगेगा, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये इस तरह का आपके सामने ना ऐड प्रॉपर्टी का इस तरह का एक सेक्शन आएगा। आपने क्या करना है इसमें ये जो सेकंड वाली है प्रीफिक्स, यहाँ पे ये फाइल पुट करके, ठीक है? और ये पूरी नहीं है फाइल ना, लिंक पूरा चाहिए, एचटीटीपीएस आना चाहिए। कॉपी करके इसी तरह से आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे। अब ये आपको वेरिफिकेशन के बारे में बताएगा, 2-3 ऑप्शंस हैं, ठीक है? अगर तो आपके पास वर्डप्रेस की फ़ाइल मौजूद है, अगर तो होस्टिंग एक्सेस है तो ये फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड करके पब्लिक एचटीएमएल में जब बाकी दोनों फ़ाइल्स अपलोड करनी वहाँ पे करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास होस्टिंग एक्सेस नहीं है। आप यहाँ पे जाओगे वर्डप्रेस में, यहाँ पे जाके अपीयरेंस और इसके अंदर थीम फ़ाइल एडिटर में आपने जाना है, यहाँ पे हेडर डॉट पीएचपी की फ़ाइल फाइंड आउट करनी है। ये जो आपकी थीम की फाइल्स आ जाएँगी, ठीक है, यहाँ पे ये बूस्टा थीम है और इससे ही लेफ्ट साइड पे आप ये जो राइट साइड है यहाँ पे देखोगे हेडर डॉट पीएचपी की फाइल, ठीक है? इस फाइल को आपने ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये इसका एचटीएमएल डॉक का सेक्शन आ जाएगा। ये हेड टैग के बिल्कुल आगे ये आपने कोड इसका पेस्ट करना है, ठीक है? ये जो मेटा कोड होगा यहाँ पे हेड टैग के बिल्कुल ये जो हेडिंग के टैग्स होते हैं, इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना। ये स्टार्टिंग टैग है जिसे ओपनिंग टैग कहते हैं, और ये जिसमें स्लैश है इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं। ये हेड वाले सेक्शन में जाके आपने ये वाला जो कंटेंट वो आपको दे रहा होगा, ये नीचे वेरीफ़ाई करने के लिए ये लिंक यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट करके ये नीचे सेव का बटन आएगा, स्क्रॉल करेंगे अपडेट फाइल का, आपने अपडेट फाइल करनी है और यहाँ से आपका वेरीफ़ाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जब वेरीफ़ाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू ओपन हो जाएगा और लेफ्ट साइड से मेन्यू के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो वेरिफाइड होगी वो आ जाएगी। अभी ये मेरे ख्याल में अभी जो हम ऐड कर रहे थे वो उसका डाटा आ गया कि अभी वेरीफाई नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपके पास लॉगिन एक्सेस है तो किसी कस्टमर की भी वेबसाइट आप यहाँ पे अपने सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हो। जब आप सर्च कंसोल में ऐड करोगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा साइट मैप का, ठीक है? यहाँ पे साइट मैप्स हैं और आपने साइट मैप जो भी ओपन किया होगा उसे ओपन करके सबसे पहले ये मेन वाला,
यहाँ पे ये जो स्लैश के बाद वाला सेक्शन है जिसे हम प्लग भी बोल रहे होते हैं, स्लज भी बोल रहे होते हैं, इसे कॉपी करना है। नीचे लेफ्ट मेन्यू के अंदर इंडेक्सिंग में आ रहा है, यहाँ पे साइड मैप का डाटा पेस्ट करना है और इसको सबमिट करना है। जो आपकी एग्जैक्ट यूआरएल होगी वेबसाइट की वो सबमिट हो जाएगी। सब सबमिट होने के बाद ही यहाँ पे नीचे सक्सेस वाला मैसेज दे देगा और डिस्कवर पेजेस बता देगा। जब ये हम काम कर लेते हैं, ठीक है, अब ये मेन वाला हो गया। अब आपने क्या करना है, मज़ीद जो आगे पोस्टें आपने ऐड की हुई हैं आपकी वेब पेज के ऊपर, उनका भी साइड मैप सबमिट कर दें। उससे क्या होगा कि पोस्टों के भी इंडेक्स होने के चांसेस जो है वो ज़रा स्पीड अप हो जाते हैं। पेजेस अगर इंडेक्स करवाने हैं तो पेजेस वाला भी साइड मैप जो है वो जल्दी से सबमिट कर दे। इसी तरह से पोस्ट वाला हो गया, पेजेस वाला हो गया। कोई एलिमेंट्स के एलिमेंटर के किट्स वगैरह, इसमें क्योंकि किट कोई एक ही पड़ा हुआ है, मेन्यू वाला है, ठीक है। तो ये भी अगर आपने इंडेक्स करवाना है, कॉपी करें यहाँ पे जाके साइट मैप, इसका भी सबमिट कर। इसमें तो थोड़ा-सा फेचिंग करने में एरर आ रहा है, तो वो 1-2 बार में एडजस्ट हो जाएगा जब वो पिकअप करेगा। तो जिसमें एरर आ रहा हो, ठीक है, तो उसको आप मज़ीद सेट कर सकते हो। ये एरर्स हैं, एरर के बारे में मज़ीद आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या मसला आता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्रॉलेबिलिटी का पता चल गया किस तरह से हमने तीनों फाइल जनरेट की। नहीं, अभी तक इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें ना कुछ प्रैक्टिकल करके ना ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और प्रैक्टिकल हम करेंगे, मैं देखता हूँ कि मेरे पास वेबसाइट पड़ी होगी ना, वो आपको दे दें। इंडेक्स सही। में अब इंडेक्सेबिलिटी पहला था, क्रॉलेबिलिटी। अब इंडेक्सेबिलिटी में नॉन इंडेक्स, कुछ पेजेस को हम नॉन इंडेक्स मेंशन करते हैं, क्या वो क्यों मेंशन किया जाता है यहाँ पे, इसी में ही हम मेंशन कर देते हैं। या फिर हमारी जो सेटिंग्स होती हैं टूल्स की, सपोज मुझे यहाँ पे कंटेंट टाइप में ऑप्शन दे रहा है ये, ठीक है, कि पोस्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी पोस्ट सच में अपीयर ही ना हो, तो मैं इसे अनचेक करके फ़ाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं अनचेक करके सेव करूँगा तो ये मेरा जो पोस्ट वाला सेक्शन है, पोस्ट वाला साइड मैप है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी 1 मिनट, इसमें ना वो लगा हुआ है, ये अपडेट हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसे सेव कर, अपडेट करने में मसला कर रहा है। इसमें ना मैंने वो डब्ल्यूपी कैशे इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो कैशे पर्च करना पड़ता है हमें स्टेप बाय स्टेप। तो साइट को ही देखना पड़ेगा मज़ीद, मुझे ना इसमें कुछ सुधार। आगे हम मूव करते हैं लेक्चर में। पहले प्रिवेंट पेजेस, वो जो बटन ऑन ऑफ करके अगर आप ऑफ कर देते हो तो आपके पेजेस जो हैं वो नॉन इंडेक्स डिस्प्ले होते हैं, क्या। जब नॉन इंडेक्स आपके पेजेस होंगे तो वो सच में अपीयर नहीं दे रहे होते। तो वो आपने नॉन इंडेक्स की बजाय इंडेक्स में सेट करना है। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, ये सर्च सर्च इंजन को बताते हैं कि जो उनका पेज ओरिजिनल है, मतलब अगर आपने आप अपनी ही वेबसाइट के 3-4 पेजेस का डाटा कॉपी किया, लाइक एक पेज आपने डिज़ाइन किया, दूसरे की आपने डुप्लीकेट वर्ज़न बना लिया, उसपे भी सेम कंटेंट, दूसरे पे भी सेम कंटेंट है, तो एक को आपने कैनोनिकल टैग मेंशन करना है, वो वाला जो आपका ओरिजिनल नहीं है, मतलब जो आपने कॉपी किया हुआ ना, उसे आप कैनोनिकल टैग दे देते हो। ये टैग कहाँ से लगते हैं? वेबसाइट ओपन करके जब हम पेज बना रहे होते हैं, उसकी राइट साइड पे सेटिंग आती है, ठीक है? और उस सेटिंग में कैनोनिकल का वर्ड मौजूद होता है। ये वेब डिज़ाइन के काम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कोई अ, अच्छी वाली कोई वेबसाइट अरेंज करके ना, जिसमें ये छोटे-मोटे एरर्स ना आएँ, तो उसमें फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर आप अरेंज कर सकते हो खुद से वेबसाइट, तो आप एक अरेंज कर लो फ्री वाली, बहुत सारी वर्डप्रेस फ्री वाली वेबसाइट बन जाती हैं। एक बना के उसमें हम एसईओ की जो प्रैक्टिकल वर्किंग है उसी साइट पे हम कर लें। चलो ठीक है। मज़ीद क्या करना है, ठीक। डुप्लिकेट कंटेंट, आइडेंटिकल या वेरी सिमिलर कंटेंट मल्टीपल पेजेस पे नहीं रखना। इससे क्या होता है, ठीक है, कंफ्यूज सर्च इंजन, ये सर्च इंजन कंफ्यूज कर सकता है कि किस पेज को मैं टॉप पे लेके आऊँ और किसको ना लेके आऊँ, किसको रैंक करना है, किसको इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए मसला हो जाता है, तो डुप्लीकेट कंटेंट से अवॉइड करना है, प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स ऐड किए जाएँ। और जिन पेजेस को हमने प्रिवेंट करना है, लाइक वो शॉप पेज हो गया या किसी कैटेगरी का पेज है, मैं चाहता हूँ वो डिस्प्ले ही ना हो, तो हमने उसे नॉन इंडेक्स मेंशन कर देना। इस तरह से
ये 3 फैक्टर्स हैं जो इंडेक्सेबिलिटी को अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपकी वेब की इंडेक्सिंग बेहतर हो जाए। आगे आ जाते हैं कोड, स्टेटस कोड। अभी जो हमारा कोड आ रहा था, वो एरर 500 का था। ये इंटरनल सर्वर एरर होता है। बाज़ औक़ात की एरर आने की वजह होस्टिंग सर्वर में या या तो मेंटेनेंस चल रही होती है या आपकी होस्टिंग बिल्कुल डाउन व वेरिएंट होता है, ठीक है। डाउन वेरिएंट के अंदर अक्सर ये होता है कि डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। रिक्वेस्ट जो है ना वो प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं हो रही होती। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपने अपनी वेब का जो पीएचपी या वर्ज़न है, जिस वर्ज़न के ऊपर आपकी वेबसाइट है, तो वो अपडेट नहीं किया, इस वज़ह से भी ये एरर अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। तो इस एरर को कवर करने का तरीका होस्टिंग को अपडेट करें, होस्टिंग सर्वर को आप रिफ्रेश करें, कवर हो जाता है। तो अगर ये कोड्स आपकी साइट के ऊपर आ रहे हैं, तो फर्स्टली तो एज़ ए एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ पर्सन आपका काम है, आप डेवलपर को हाइलाइट करो, जो भी वेब डेवलपर है, वो इन चीज़ों को जानते हैं, कैसे कवर करना है, वो बेहतर करेंगे। अगर कोई नहीं अवेलेबल, उस केस में क्या करना है, आप चैटजीपीटी से पूछ के वेब डेवलपर का काम खुद से प्रोसीड कर सकते हो। एरर 200 बताता है कि रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है? और वेब पेज लोडेड है करेक्टली, लेकिन कुछ डाटा वेब पेज के अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है? लेकिन जो है ना वो एरर बार-बार डिस्प्ले कर रहा है, तो लोडिंग टाइम में हो सकता है आपका इंटरनेट का मसला हो, जिसकी वजह से पेज ओके है, लेकिन आपका जो कनेक्शन है उस पेज के साथ बन नहीं पा रहा, आप कंटेंट को देख नहीं पा रहे। दूसरा एरर एरर 301 है, इसमें क्या होता है कि आप इस पेज को जब डिलीट कर देते हो, ठीक है? तो उसकी जो यूआरएल होती है वो न्यू पे या तो शिफ्ट कर देते हो या फिर आप उसे एज़ इट इज़ रहने देते हो। तो उससे क्या होता है कि वो पेज मूव परमानेंटली वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? अक्सर ये होता है कि लोग ना पुरानी डोमेन परचेज़ करते हैं, ओल्ड डोमेन को परचेज़ करके या फिर तो पुराना आर्टिकल है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद था, उसकी यूआरएल को होस्टिंग के अंदर ऑप्शन होता है यूआरएल रीडायरेक्ट करने का। तो रीडायरेक्ट कर देते हैं या रीडायरेक्ट के कोई प्लगइन यूज़ करके न्यू यूआरएल पे पोस्ट कर लेते हैं। आप सपोज़ करें आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या एसईओ का आपने कोर्स लॉन्च कर दिया अपनी साइट के ऊपर या आपने को अपनी सर्विस ऐड कर दी को मैं सर्विस दे रहा हूँ गेमिंग ऐप्स की प्रमोशन की, ठीक है। पिछला आपने कंटेंट किया था 2026 का, आपका वो कंटेंट बड़ा वायरल गया, आप आगे करते हो कि 2027 का या 28 का करना है, तो मुझे पेज का डिज़ाइन भी न्यू करना है, तो बजाय उस पेज को डिलीट करने के क्योंकि उसपे तो ट्रैफ़िक आ रही है ना, वो इंडेक्स हो चुका है। तो आप क्या करते हो उसी पेज को न्यू यूआरएल पे शिफ्ट कर देते हो न्यू पेज बना के। इससे क्या होता है कि एसईओ में एक तो आपकी एसईओ वैल्यू बढ़ जाती है, न्यू पेज जो आपने बनाया होता है उसपे ट्रैफ़िक आनी शुरू हो जाती है और इसका एरर जो होता है वो एरर भी इस तरह से कवर हो जाता है कि आप यूआरएल को न्यू पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। आगे एरर 302 है। ये टेम्परेरी रीडायरेक्शन होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ साइट्स के ऊपर लोग जो है वो कुछ पेजेज़ को टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या तो अक्सर लोग पासवर्ड लगा देंगे या फिर उसे ड्राफ्ट में डाल देते हैं, ठीक है? तो इस वजह से भी ये एरर आ जाता है। तो आपने वेबसाइट के पेजेज़ को चेक करना है, तो ड्राफ्ट में है तो उसे पब्लिश करते हैं, ये एरर कवर हो जाएगा। एरर 404 का मतलब ये है कि पेज बिल्कुल डिलीट हो चुका है, लिंक ब्रोक हो गया या लिंक में कोई वेरिएशन आई। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट जो स्लज था या पेज का जो नेम था, टाइटल था, वो चेंज कर दिया। अब क्या होगा पुराना लिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई एसईओ टूल इंस्टॉल नहीं है तो क्या होगा पुराना पेज डिलीट हो जाएगा, एरर 404 नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। आप उस पेज की सेम यूआरएल तरह दोबारा से न्यू बिल्ड करके पेज को पब्लिश कर दो, ये इश्यू कवर हो जाएगा। इंटरनल सर्वर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये होस्टिंग का मसला होता है, नॉर्मली डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बन पाता, तो इसे ऐसे कवर कर सकते हैं। आगे आ जाता है कोर वेब वाइटर। इसमें सबसे पहला है लार्ज कंटेंटफुल पेज, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो कंटेंट है, वो लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है? वो कितनी जल्दी लोड होता है। अ, मतलब आपने ट्राई यहाँ पे ये करनी होती है कि वेब पेज में जो आपने इमेजेस लगानी है, ठीक है? जो इमेजेस आप लगा रहे हो वो 1 एमबी से छोटी हों, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेब पेज की जो कंटेंट की विज़िबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी, जल्दी से रैंक हो जाएगा। लार्ज कंटेंटफुल पेज से आपने अवॉइड ही करना है, तो बहुत बड़ी इमेज नहीं लगानी ताकि वेबसाइट के ऊपर टेक्निकल मसला ना आए। मज़ीद आ जाता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, तो इसमें ये मेज़र करता है विजुअल स्टेबिलिटी ऑफ वेब पेज।
इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये ट्रैकिंग करता है अनएक्सपेक्टेड लेआउट मूवमेंट्स को, ठीक है। वो आपको डिज़ाइन बना रहे हो, दूसरी तरफ से कस्टमर आपकी साइट को देख रहा है, तो बार-बार वो डिज़ाइन में वेरिएशन आ रही है, लेआउट की मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये लेआउट्स की मूवमेंट कितनी है, आपके को कोड के अंदर एरर होने की वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो जब हम कोड की करेक्शन कर लेते हैं, तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरेक्शन टू द नेक्स्ट पेज। तो नया जो कंटेंट है या नई-नई जो चीज़ें हैं, जो फर्स्ट टाइम यूज़र आपकी साइट के ऊपर आया, उसके इंटरेक्शन को ये मेज़र करता है, उसके साथ वेब पेज कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सपोज़ एक बंदा किसी चीज़ पे क्लिक करता है, वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करता है, वो आया डाउनलोड बटन के ऊपर जा भी रहा है, उसमें को यूआरएल शिफ्ट हो भी रही है या फिर वो बटन ब्लैंक है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जब हम बेहतर करेंगे तो ओवरऑल हमारी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ इम्प्रूव हो जाती है। तो ये मोस्टली टेक्निकल एसईओ का काम वेब डेवलपर्स का होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सेबिलिटी, स्टेटस कोड है और कोर वेब वाइटल्स हैं। अब हम बात करते हैं टूल्स की। हमें ये सारा कुछ पता कैसे चलेगा कि हमने साइट मैप सबमिट किया, इसका तो हमें आइडिया हो गया सर्च कंसोल के साथ। पेज स्पीड इनसाइट्स ये एक टूल है, गूगल का ही टूल है। किसी भी वेबसाइट की स्पीड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको गूगल में सर्च करें, ये आपको टूल मिल जाएगा। सपोज़ मैं इसी साइट के बारे में ही सारा कंटेंट जानना चाहता हूँ, इसकी स्पीड क्या है, ये गूगल का अपना स्पीड इनसाइट का कोड है, इसका टूल है। इसमें हम एनालाइज़ करते हैं, ये हमें इश्यूज़ बता देता है मोबाइल के ऊपर स्पीड ये है, कोर वेब वाइटल की असेसमेंट ही फेल हो गई है, क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज कंटेंटफुल जो पेंट है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बड़ी तस्वीरें ऐड की है, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पॉइंट ये कुछ बेहतर है, कम्युलेटिव लेआउट, शिफ्ट जो है वो ये भी ओके है, ठीक है। उसमें अदर मैट्रिक्स जो हैं, वो फर्स्ट कंटेंटफुल पेज, जो सबसे पहले वाला कंटेंट है, वो लोडिंग में टाइम लेता है। टाइम टू बी फर्स्ट बाइट ये भी एक एडिशनल पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हमें इश्यूज़ कैसे पता चलेंगे? ये अब 2 व्यूज़ यहाँ पे हमें बता रहा था, एक मोबाइल का व्यू, एक डेस्कटॉप का व्यू। डेस्कटॉप के ऊपर इसके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं, देखें स्पीड इसकी 100, परफॉर्मेंस 100 पे जा रही है, ठीक है। और मोबाइल के ऊपर थोड़ा-सा इसमें इश्यू आ रहा है। मोबाइल पे क्या-क्या इश्यूज़ है, वो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख लें। अब इसमें ये हमें बता रहा है कि रेंडर ब्लॉकिंग है, इसमें कोई ब्लॉकर लगा हुआ है, ठीक है, जो रेंडर करने में सीएसएस के कुछ कोड्स की एरर्स हैं, वो आपके होस्टिंग प्लगइन के भी हो सकते हैं। तो जो कैशे है वो एफिशिएंट कैशे लाइफ टाइम कैशे वाला कोई प्लगइन इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से कैशो कैशे का एरर आ रहा है। इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, इमेज जो है वो कोई इतनी ख़ास क्वालिटी की तस्वीरें नहीं ऐड की, इसका साइज़ उसने बता दी है, ठीक है। तो ये जो तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं, इस तरह से ये सारे एरर्स बता देता है। आप सिंपल इन एरर्स को यहाँ से कॉपी करो और इसको चैटजीपीटी पे पेस्ट करके तब वो आपको सॉल्यूशन बता देगा। इस तरह से वो स्टेप्स आपने सिंपल फॉलो कर लेने हैं और आपके ये जो इश्यूज़ हैं वो कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल एसईओ का मेन काम ही वेब डेवलपर्स का होता है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ रीडिंग में लेके आते हैं। अगर हमने खुद करना है तो फिर इसको इन डेप्थ हम वर्किंग की तरफ मूव कर लेते हैं। बाकी आप जैसे ही करना चाहोगे, आप कोई वेबसाइट अरेंज कर लो, मैं लाइव आपको पहले करके दिखा दूँगा, फिर आपको साथ गाइड भी कर दूँगा कि किस तरह से ये चीज़ें बेहतर होती हैं। ऑडिट का प्रोसेस बड़ा आसान है। वेबसाइट की क्रॉल, पहले क्रॉल को देखना है कि आप खुद से वेबसाइट देखो कि आपके लिए पढ़ने में वेबसाइट के कंटेंट को आसानी है। एनालाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम ये सारा काम जो है वो अभी हम कर चुके हैं, स्पीड इनसाइट टूल के साथ। तो ये ऑडिट का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हमें वैलिडेट करके बता देता है। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। कोई भी वेबसाइट है, एक लाइव वेबसाइट का ऑडिट मैंने आपको करके दिखाया, जिसमें उसके कुछ इश्यूज़ मैंने आपको हाइलाइट करके दिखाए हैं। आपने क्या करना है कि 3-4 इससे सिमिलर वेबसाइट्स देख के, ठीक है? और उसका एक टेक्निकल जो है ना वो ऑडिट रिपोर्ट बना के मेरे साथ शेयर करनी है, फिर हम डिस्कशन करेंगे मज़ीद कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं और इस तरह से हमारी टेक्निकल एसईओ कवर हो जाएगी। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप मुझे बताएँ? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब एसईओ की ऑडिट करूँगा उसके बाद शायद हो, आप कोई तो मैं साथ ही वेबसाइट डिस्कस कर लूँगा। आप वेबसाइट अरेंज कर लें, तो उससे फिर कवरिंग हो जाएगी। ठीक है।
चलें इसे क्लोज करते हैं, फिर इसका जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका लेक्चर चलें ठीक है। आपको सेंड कर देता हूँ, आप इससे मज़ीद एक बार थोड़ा देख लें और वो जो कल वाला काम है आप पे कंप्लीट कर ठीक है।